नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। भैया हमको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है ये जानने की कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया आर्ट ऑफ लिविंग में आने के लिए, और आपको कैसा लगा उसके बाद, मतलब क्या चेंज आपने लगा कि आप खुद एक इंजीनियर थे तो उसके बाद क्या चेंज लगा? इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं दौहद से हूँ और एक मैंने संपन्न परिवार में ईश्वर की कृपा से जन्म लिया। परवरिश भी बहुत अच्छी हुई और मैंने बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की बड़ौदा से। और मैं चाहता था ऐसी एक पत्नी भी मुझे मिली। जब तक मैंने आर्ट ऑफ लिविंग नहीं किया था मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। यानी हर एक डायमेंशन से मेरा जीवन कंप्लीट था। एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखिए, या व्हाट एजुकेशनल एस्पेक्ट से देखिए, हर एस्पेक्ट से मेरा लाइफ कंप्लीट था। कंफर्ट्स के एस्पेक्ट से देखिए, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने 95 दिसंबर में दौहद में जो पहला कोर्स हुआ, पिताजी उस कोर्स में गए और पिताजी को वो कोर्स बहुत अच्छा लगा और बस पिताजी मेरे पीछे पड़ गए कि आपको ये कोर्स करना ही है, करना ही है। और सच बताऊं तो मैं ये कोर्स बिल्कुल करना नहीं चाहता था, क्योंकि नाम से ही मुझे चिढ़ थी कि आर्ट ऑफ लिविंग कोई हमें क्या सिखाएगा। मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कैसे जीना चाहिए, लेकिन पापा का इतना दबाव था मेरे ऊपर। पापा को अच्छा दिखाने के लिए मैं 8 जनवरी 96 को इस कोर्स में गया, बिल्कुल पापा को एक अच्छा दिखाने के लिए। और कोर्स में जाकर मैं बैठा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 6 दिन मेरे जीवन के श्रेष्ठ थे। वो 6 दिनों में एक सिंपल कोर्स, इसने मेरे जीवन में इतना बदलाव पैदा किया कि जब 6ठे दिन मैं अपने आप को देख रहा था तो मैं अंदर से अपने आप को 100वीं मंजिल पर पा रहा था। यानी जीवन को देखने का जो मेरा दृष्टिकोण था वो इतना विशाल हो चुका था कि मुझे लाइफ एकदम सिंपल और सरल लगने लगा। मेरे जीवन में, जैसे कि मैंने बताया, कोई कमी नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा आई वॉज जीरो बिफोर दिस कोर्स। मुझे इतना कुछ मिला और तभी मैंने कमिटमेंट लिया था कि ये कोर्स सबों तक पहुंचना चाहिए। मैंने लास्ट डे आज भी याद है, मेरे टीचर ने जब कहा था कि आप अपना अनुभव बताइए, तो मैं अनुभव तो शब्दों में नहीं बता पाया, लेकिन मैंने एक गाना गाया था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्योंकि मेरे मन ने उस दिन एक सपना जगा कि ये ज्ञान मुझे भी औरों तक फैलाना है, मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ। और सच बताए तो इतना बड़ा बिजनेस और एक जॉइंट फैमिली, तो बुद्धि से वो सब असंभव लगता था, लेकिन वो अंदर से वो डिजायर इतनी इंटेंस थी। और ईश्वर की कृपा से मैं 97 में आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना, और तब से लगातार आज दिन तक मैं ऐसा कहूंगा कि जीवन चल नहीं रहा है, जीवन बह रहा है। That's it। तो प्रेरणा मेरे पापा ही थे। भैया हमको बताएंगे कि हम जो औरतें हैं वो बाहर भी
काम करना चाहती हैं, लेकिन फैमिली को भी टाइम और फैमिली और बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बैलेंस बिठाना चाहती हैं, तो किस तरह से हम ये दोनों क्षेत्र को संभाल सकते हैं? जैसे साइकिल पर बैलेंस बनाते हैं, इसी तरह ये दोनों वर्ल्ड को बैलेंस करना चाहिए। एक तरफ हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, घर के रीति रिवाज है, उसको भी सम्मान देना है। एट द सेम टाइम जिस तरह समय बदल रहा है और जो अभी समाज की डिमांड है, तो उसमें भी हमें आगे चल कर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आर्ट ऑफ लिविंग में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हर एक महिलाएं अपनी गरिमा बनाकर बहुत अच्छी तरह सर्विस कर सकते हैं लिमिटेड टाइम। आई वुड से मैं वेलकम करूंगा हर एक महिला कि यहाँ पर आप आइए और ये गुरु जी का जो दिव्य समाज निर्माण अभियान है उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट भैया आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो प्रश्न है वो आजकल के सभी पेरेंट्स जितने भी माता पिता हैं वो सभी उस सवाल को लेके चिंतित हैं कि हम अपने यूथ जो हमारे घर में अभी टीनेजर्स और उनसे जो आगे आयु वाले बच्चे हैं उनको हम कैसे एडिक्शन और गंदी गलत आदतों से दूर रख सकते हैं? यंगस्टर्स, यदि हमें लगता है कि जिस डायरेक्शन में उनको नहीं जाना चाहिए उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो शायद वो डायरेक्शन में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे बहुत अट्रैक्टिव हैं, और इसीलिए एक यंगस्टर स्वाभाविक है उस अट्रैक्शन की ओर भागकर उस रास्ते को एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी को भी इंटरेस्टिंग बनाना होगा, अट्रैक्टिव बनाना, और आर्ट ऑफ लिविंग वही कर रहा है। यंगस्टर्स के लिए खास गुरुजी ने यस कोर्स, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है, और उससे भी ऊपर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए यस प्लस कोर्स बनाया है। और आपके उदयपुर में भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो लोग ये कोर्स करके अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव, पॉजिटिव चेंज महसूस कर रहे हैं। जो बच्चे, जो यंगस्टर्स डिस्कोथेक में जाकर डांस करते थे, वही बच्चे अपने भजनों पर नाचते हुए मैंने देखे। तो एक, मैं कहता हूँ एक यंगस्टर को एक अच्छा अल्टरनेटिव देने की जरूरत है ना। मैं तभी कोई यंगस्टर को ये कह सकता हूँ कि ये चीज छोड़ो जब मेरे पास उससे बेटर ऑप्शन है। और मैं आप सभी को आह्वान करूंगा, आर्ट ऑफ लिविंग के पास एक अल्टीमेट ऑप्शन है, वो आप अपने यंगस्टर्स या अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उनको दीजिए, तो आपकी समस्या आराम से। भैया इस जटिल दुनिया में एक अच्छे इंसान बनकर हम कैसे जी सकते हैं, जबकि हमारे आसपास वाले पॉलिटिक्स में या मतलब वो इतने सहज और इतने सिंपल नहीं है? देखो मुझे ये बताओ, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? पॉलिटिक्स हर जगह होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक फैमिली भी जब जॉइंट फैमिली होता है उसमें भी पॉलिटिक्स चलता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। पॉलिटिक्स तो हर जगह है। आपको 4 प्रकार के लोग हर जगह मिलेंगे, अच्छे, पक्के, लुच्चे और कच्चे। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी जिनके साथ मैच खाती है हम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, या वही टाइप के लोगों का हम एक ग्रुप बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत कम है। जब मेरे सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है या चैलेंजिंग व्यक्ति आती है तो उसको जीतने की कला उसी फील्ड में मेरे अंदर पैदा होती है। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स तो हर जगह है, उसको एक चैलेंज के रूप में, रादर देन हम ब्लेम करें सिचुएशंस को या दुनिया की स्थिति को, समाज की स्थिति को या लोगों को, उससे मैं कहता हूँ टेक इट एज ए चैलेंज। जब चैलेंज उठाते हो, चुनौती के रूप में लेते हो, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा ऊपर उठती है। आप उसको समस्या गिनते हो तो आप ढह जाते हो, आप में एनर्जी नहीं रहती, लेकिन आप उसको चैलेंज के रूप में ले लेते हो तो आप में कुछ किंडल होता है, कुछ अपलिफ्ट होता है, और वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी यानी क्या? टू अपलिफ्ट स्पिरिट,
और अध्यात्म कोई भारी शब्द नहीं है, मैं कहता हूं इट्स जस्ट अ डिफरेंट एटीट्यूड टू सी द लाइफ। आर गेटिंग माय पॉइंट? अध्यात्म यानी कोई बहुत गंभीर या बड़ी चीज नहीं है, जीवन को एक अलग नजरिए से देखना। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, दैट इज व्हाट। और देखो, हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार को भगाने का मुझे लगता है एक ही तरीका है, हमें एक आत्मीयता की लहर उठानी होगी, और वो संभव है सत्संग से। आप देखो, गांधी जी इतनी बड़ी मूवमेंट लेके देश के लोगों के बीच गए, सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, एक ही रीजन था, वो हर दिन सत्संग करते थे, रघुपति राघव राजा रामेश्वर। सत्संग में वो ताकत है जो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती है, और जहां आत्मीयता है, बिलोंगिंगनेस है, वहां भ्रष्टाचार कैसे आ सकता है? मुझे आप बताओ, आप घर में अपनी माँ को या अपने पिताजी को रिश्वत देते हो? मम्मा एक रोटी दे दो, ये 10 की नोट पकड़ो, देखते हो आप? नहीं। वहां भ्रष्टाचार है ही नहीं या हो ही नहीं सकता। जहां आत्मीयता है वहां भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? जहां आत्मीयता का अभाव है वहां पर ही भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो यदि हम अभी सबसे बड़ा राक्षस यदि भ्रष्टाचार को गिन रहे हैं तो हमें अपने देश में एक अध्यात्म की लहर जगानी है। और अध्यात्म यानी, फिर से मैं कह रहा हूं, टू अपलिफ्ट ह्यूमन वैल्यूज, उत्साह, आनंद, प्रेम, शांति, करुणा, फ्रेंडलीनेस, ओपननेस, इन सब मूल्यों को हमको बढ़ाना होगा। इसको बहुत आसानी से हम दूर कर सकते हैं। एक तरफ सिस्टम या ढांचा बने, लेकिन लोग जब तक सजग नहीं होंगे वो ढांचा भी काम नहीं आएगा। तो दो तरफा परिवर्तन जरूरी है। एक तरफ एक अच्छा ढांचा बने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दूसरी ओर एक स्पिरिचुअल वेव जागरूक करना, और आर्ट ऑफ लिविंग इसके लिए कटिबद्ध है। या आप इंजीनियर हुए और आपने बीटेक जैसे किया है, तो आप कैसे इस आर्ट ऑफ लिविंग में आए और एक गुरु को मानने लगे? जैसा कि मैंने आगे बताया, नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि टीवी चैनल्स पे सुनने को मिलता है हर दूसरे दिन कि बहुत सारे जो गुरु हैं, साधु हैं, वो काफ़ी सेक्स स्कैंडल्स में और दूसरे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं। तो उससे आजकल श्रद्धा कम होती जा रही है गुरु के प्रति, तो विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है। तो आप कैसे एक इंजीनियर होते हुए भी गुरु को मानने लगे? मैं हमेशा से ये कहता आया रहा हूं कि अध्यात्म का मार्ग एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए, भावुक व्यक्ति जुड़ता है, लेकिन उसमें यदि मैच्योरिटी नहीं है तो वो टिकता नहीं। रही आपके सवाल के जवाब की बात, तो मैं आपको सामने एक प्रश्न पूछूंगा, क्या यदि एक डॉक्टर आपके साथ चीटिंग करता है, धोखा करता है, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हो? बोलिए हाय। नहीं जाता। यदि एक फ्रेंड आपके साथ धोखा करता है तो क्या जीवन में आप मित्र बनाना छोड़ देते हो क्या? नहीं बनाते। तो कोई एक गुरु सपोज उसको जो नहीं करना था वो ऐसा कुछ कर बैठता है, और इसके कारण हम सारी बिरादरी को ब्लेम करें, ये कहाँ तक उचित है? मुझे नहीं लगता ये बुद्धिमानी है। हाँ, मैं डिनाई भी नहीं करूंगा, है कुछ ऐसे लोग, और वो हर स्तर में होते हैं। डॉक्टर के प्रोफेशंस में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनमें भी ऐसे कुछ होते हैं, और उसके कारण पूरी बिरादरी को हम ब्लेम करें, ये बुद्धिमानी है। और बाकी आपके सवाल के जवाब की जहाँ तक बात है कि आप कैसे गुरु को मानने लगे, तो मैं ये कहूँगा मैं गुरु को मानता नहीं, मैंने गुरु को जाना। ये मानना है ना, मानना वही झगड़ा कराता है। भगवान भी मैं कहता हूं कोई मानने की चीज नहीं है, गुरु कोई मानने की चीज नहीं है। भगवान को जानो, गुरु को जानो।
और गुरु को जानना यानी अपने आप को जानना। मैंने किताब में 2 शब्द पढ़े थे, लघु और गुरु। लघु यानी सीमित, छोटा, और गुरु यानी जो बृहद है, जो विशाल है, असली। तो गुरु यानी कोई वो शरीर नहीं है, वो एक तत्व होता है। जिस व्यक्ति के अंदर वो तत्व पनप जाता है, वो व्यक्ति इतना विशाल हो जाता है, वो सबको समा सकता है, सबको अनकंडीशनल प्रेम दे सकता है, और वही गुरु है। तो ये लक्षण मैंने श्री श्री रविशंकर जी में देखे। उनके लिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पराई है ही नहीं, न लोगों को वो पराये लगते। कोई नई व्यक्ति भी उनको फर्स्ट टाइम देखता है तो उनको ऐसा लगता है कि इनको तो मैं पहले मिला हूं या पहले से जानता हूं। तो एक सतगुरु की निशानी है कि वो अंदर से चेतना जो होती है वो इतनी पारदर्शी और फैली हुई होती है कि वो तत्क्षण वो अनुभव में आ जाता है। तो मैंने गुरु को जाना है। और एक बात और मैं करना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी गुरु ज्ञान देता है, तो मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है, मुझे जरूरत नहीं है। हम क्या समझते हैं, या हमारी समझ क्या है कि कोई भी गुरु ज्ञान देता है। मैं थोड़ा अलग कहता हूं, कोई भी गुरु ज्ञान देता नहीं है, गुरु अज्ञान दूर करता है। अंदर से तो हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, चैतन्य स्वरूप है, प्रेम से ही बनी है। लेकिन जीवन में समस्याओं के कारण, तनाव के कारण, उलझनों के कारण, टेंशन या स्ट्रेस के कारण वो जो हमारा मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप इन सब के पीछे कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। तो गुरु आके ये चिंता, स्ट्रेस, टेंशन या उलझन रूपी बादल क्या करता है, हटा देता है। अंदर से जो हमारा स्वभाव होता है वो अभिव्यक्त होता है। और मैंने अपने जीवन में ये बात, मतलब मैं कभी अपने जीवन में बिलीव भी नहीं कर सकता था आज से 17 साल पहले कि मैं कभी इस तरह कोर्सेस लूंगा या इस तरह मेरा लाइफ होगा। इतने सारे टैलेंट्स मेरे अंदर छिपे थे, वो मुझे पता ही नहीं था। और अभी भी 17 साल में इतना कुछ गुरुजी ने दिया है, या उनकी वजह से प्रतिभाएं निखर रही, और न जाने क्या हो सकता है। आई डोंट नो, आई एम रियली, मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि एक गुरु आपको हमेशा प्रेरणा देता है। यू नो हु इज गुरु। मुझे और एक बात याद आ गई, जैसे हम छोटे से बच्चे थे, हम चलना सीख ही रहे थे, तो अब माँ क्या करती थी, थोड़ा दूर खड़ा होके ऐसे कहती थी, आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ। तो बच्चा इंस्पायर होके वो माँ के पास आता था। जैसे ही नजदीक आता था, माँ और दूर चली जाती थी, माँ और दूर चली जाती थी। बच्चे का जो लक्ष्य था वो माँ बदलती रहती थी, क्योंकि माँ चाहती थी बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख जाए। तो इसी तरह गुरु भी एक बेंचमार्क बनाते हैं कि आप यहाँ पर आओ, मैं जा रहा हूँ। और आप जब वहां पहुंचते हो तो गुरु और दूर चले जाते, गुरु और दूर चले जाते। यानी गुरु, सतगुरु वो है जो आपको हर क्षण इंस्पायर करता रहता है, जो आपके अंदर पैशन भर देता है, सपने भर देता है, इंटेंसिटी भर देता है। और सच बताऊं, मैं जीवन में इतना एनर्जी महसूस करता हूं, मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। जब मैं किसी को फोन करता हूं, कोई मेरे फ्रेंड को, तो वो बोलता भैया मैं आपको ही याद कर रहा था, 100 साल जियोगे आप। तो मैं हंसते हंसते ये कहता हूँ, यार मैं 100 साल नहीं जीना चाहता, मैं 500 साल जीना चाहता हूँ, मैं गुरु जी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो ऐसी प्रेरणा एक सतगुरु ही दे सकता है। भाई कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि, राम जी भगवान के भी गुरु थे वशिष्ठ जी। अरे आजकल तो एक पेंटिंग क्लास वैकेशन में सीखना हो तो एक कोच की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत है। फुटबॉल खेलना हो, सीखना हो, क्रिकेट सीखना हो तो कोच की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों, तो जीवन तो अपने आप में जटिल, मतलब बहुत अनंत है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है ना, तब तो जरूरत नहीं लगती। लेकिन जब कोई ऐसा हादसा होता है या जीवन में इंसान टूटता है ना, तब एक ऐसा कंधा चाहता है हर इंसान
कि जहाँ जाके मैं उस कंधे पर सर रखे हो सकूं। उस समय गुरु की आवश्यकता पैदा होती है। और ये बुद्धिमानी है, मुझे ऐसा लगता है, शॉर्टकट अपना। गुरु जीवन में शॉर्टकट दिखाते हैं। तो मुझे तो गर्व है कि मेरे गुरुजी है शिष्य। आप इतने कोर्सेज लेते हैं और इतना ट्रैवल करते हैं, तो अब तक का आपका सबसे बेहतरीन अनुभव, आई मीन व्हाट वाज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा अब तक आपकी लाइफ में? सच बताऊं तो ऐसा कोई विशेष अनुभव मेरे जीवन में, ये जो भी कोर्सेस आप कह रही हो, इतना ट्रैवल में करता हूँ, ये अंदर की जो तृप्ति है, अंदर का जो आनंद है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। मैं सचमुच, मुझे ऐसा लगता है और मैं कितने कोर्सेस ले लूँ और कितने लोगों तक ये ज्ञान फैलाऊं। तो कहते हैं जब कप भर जाता है तो वो और फ्लो होता है। तो मुझे थकावट भी नहीं होती, मैं एंजॉय करता हूँ सारी चीज़ें। एंड थैंक्स टू भैया आप उदयपुर आए, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा? सच बताऊं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग राजस्थान के शहर में, सुंदर शहर में रहते हैं। मतलब मुझे यहाँ ये इतना खुलापन है, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं बहुत सारी, और लोग भी एकदम जैसे पहाड़ जमीन से ऊपर उठा हुआ है, इस तरह यहाँ के लोगों में मैंने बहुत सारी ऊर्जा देखी, उत्साह देखा। एक पानी की तरह एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह हॉस्पिटलिटी है आपकी यहाँ, सचमुच आई रियली आई हैव टेकन रियली ग्रेटफुल। और मैं चाहूँगा मैं दोबारा हूँ इस सुंदर शहर और सुंदर लोगों के बीच। भैया हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपके सत्संग काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जी फ्लो होती है आपके सत्संग में, तो कुछ थोड़ा सा। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के पहले कभी मेरे जीवन में कुछ गाया नहीं था। आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग आई स्टार्टेड सिंगिंग, दैट इज द रियलिटी। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन इतनी मस्ती आती है। मैं यही सीखा, एक कॉम्बिनेशन हेड एंड हार्ट। साइंस ये कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में बटा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट ब्रेन है उसको लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, और जो राइट वाला ब्रेन है या हेमिस्फीयर है उसको म्यूजिकल माइंड तो अक्सर जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जाने अनजाने में हम राइट ब्रेन की कंपैरिजन में लेफ्ट लॉजिकल दिमाग का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, और इसकी वजह से भीतर अनजाने में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये संगीत होता है जो आप मुझे पूछ रही थी, संगीत से मैंने ये अनुभव किया कि अंदर इतने फाइन बैलेंस बन जाता है कि जीवन के प्रति देखने का पर्सपेक्टिव एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। ये मैंने संगीत से अनुभव किया। एक इंजीनियर होने के नाते एक इंटेलिजेंस तो थी, लेकिन उसके साथ संगीत ने एक इनोसेंस जोड़ा, जिससे जीवन में बैलेंस बना। मैं आज एक फिल्मी गाना सुनाना चाहूँगा जो अभी अभी मैं बहुत गा रहा हूँ और अंदर से वही आ रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। हम तुम कितने पास, कितने दूर ये चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे
लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाला गोपाला। गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल